वालेकुम। एज यूजल जी, आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव आप लोगों के साथ टैक्सेस के जो अपडेट्स हैं और प्लस आपके साथ जो ऑन गोइंग प्रोसेस है रिटर्न्स का और जो इसमें इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन आंसर सेशन करना है। अच्छा जी, अब इसमें हम लोग इसको यूट्यूब पे भी लाइव कर रहे हैं और मीट पे भी कर रहे हैं। वो भी मैं लिंक अभी जो है उसका सेंड कर देता हूँ। जी, ये मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ जी। जो मीट के ऊपर हमारा है उसमें लाइव आएगा। आप लोग इसमें लाइव जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। उसके अलावा जो आपका है यूट्यूब के ऊपर, तो वो भी लाइव आ रहा है जी। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसका अकॉर्डिंगली हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। अगर फ़ौरन हो सका तो फ़ौरन, वरना फिर बाद में उसको सवाल को पढ़ के भी बाद में आपको हम कोशिश करेंगे कि जवाब आपको मिल जाए। जी जनाब। तो सबसे पहले जी मैंने शेयरिंग कर दी आपके साथ यूट्यूब वाला जी। मैं वो भी मैं यूट्यूब का भी भेज देता हूँ जी। वो भी लिंक मैंने इसमें लिख दिया है। अगर आप यूट्यूब पे आना चाहें तो यूट्यूब पे आ जाए जी। और सबसे पहले आ रहे हैं जी हमारे साथ वसीम खान साहब हैं। वो कह रहे हैं सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बिल्डर वांट टू अवेल एमनेस्टी टुडे, हाउ विल ही पे टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम नाउ। देखिए वसीम खान साहब, इशू ये आ रहा है कि ये तो पूरा जो है ना उसका जो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन और चीज़ें सारी शेयर की जाएंगी तब ये बात की जाएगी, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि ये हर बिल्डर और डेवलपर इसके अंदर फॉल कर जाए। उसकी प्री कंडीशन है। वैसे अगर मैं सिंपल कर दूँ सवाल टैक्स पे करने का तरीका, तो वो बिल्डर के लिए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से टैक्स है जो उसने पे करना है, जो फिक्स टैक्स होगा। बाकी इसकी प्री कंडीशन और बाकी चीज़ें आप जहन में रखें। जब तक वो मेट नहीं होंगी इसमें आने का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें इनकम टैक्स की जो छूट है उससे सोर्स नहीं पूछा जाएगा। अदर लॉज वालों में जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ है, कस्टम्स का है, या अदरवाइज नैब का है, तो वो उसमें फिर सवाल किया जाएगा कि पैसे आपके पास कहाँ से जनरेट हुए हैं। हाँ, अगर आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है तो फिर आप इसको अवेल कर सकते हैं जिस तरह आप करना चाहें और कंडीशंस को मेट कर दें। मुझे वसीम खान साहब उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल गई होगी। तो आप इसको वेट करके चीज़ों को कवर करके तो फिर इसके अंदर आएगा, वरना इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी जी। इधर अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कर सकते हैं जी। हम तीनों तरफ जो है जी वो जी जी लाइव पे हमारे साथ बिलाल खान साहब ने ज्वाइन किया जी। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन हो तो वो जरूर करें जी। अच्छा चले जी। अच्छा, अब मैं कुछ और पॉइंट्स आपके साथ वन बाय वन करके शेयर कर देता हूँ जी, फिर आगे चलते हैं जी। इस वक्त ये वीडियो तीनों तरफ लाइव जा रही है जी। हमने इसको मीट पे भी कर दिया है, गूगल में जीमेल के अंदर जाके, और इसके ऊपर जो आपका है क्या कहते हैं यूट्यूब है उसके ऊपर भी लाइव जा रही है, और फेसबुक के ऊपर भी हमने लाइव कर दी जी। वसीम खान साहब कह रहे हैं जी थैंक यू, आपका शुक्रिया वसीम साहब। कोई और सवाल हो तो ज़रूर करें, क्योंकि मकसद ये है कि लोगों के साथ जितनी शेयरिंग है वो की जा सके बेहतर से बेहतर तरीके से। अच्छा, अब मैं कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से ऐड कर दूं। आप लोगों के सवाल जब तक आते रहेंगे वो मैं देखता हूँ, उसको वन बाय वन करके उसका भी जवाब मैं देता रहूँगा आपको। अच्छा जी, अब मेरे पास जो आ रहा है पॉइंट पहला है वो डिफरेंट नोट्सेज जो इस वक्त जो इशू किए जा रहे हैं उस पर मैंने थोड़ी थोड़ी जो शेयरिंग है वो आपके साथ करनी है, ताकि आप लोगों को कुछ अपडेट्स जो है और कुछ लेटेस्ट जो हॉट टॉपिक चल रहे हैं उस पर थोड़ी बात की जा सके। अब नोट्सेज का मैं ज़रा रेफर कर दूँ जी, रेफर करके फिर बात करते हैं।
जी जनाब, ये आपके सामने है जी। पहला पॉइंट में जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है वेरियस नोटिस रिलेटेड टू टैक्सेशन दैट आर बीइंग इशूड टू द टैक्स पेयर्स। अब फर्ज करें हम सबसे पहले कुछ पहला ले लेते हैं। अभी इस वक्त जो नोटिस हैं सबसे पहले 147 है अंडर सेक्शन। पहला मैं नंबर पहला दे रहा हूँ जी, ये है जी सेक्शन एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा जी, मैं सवाल लेता हूँ जी आप लोगों का भी। चले पहले आप लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं, ज़्यादा बेहतर है, फिर बाद में मैं अपना भी कर देता हूँ जी। सबसे पहले आए हैं जी हमारे साथ नासिर रफ़ीक। वो कह रहे हैं सर सेल टैक्स वीडियो अपलोड करें। सेल टैक्स की काफ़ी वीडियोस जी कुछ जो हमने की हुई हैं वो आपको यूट्यूब के चैनल पे मैंने भी ऊपर लिख के भी दिया है, यूट्यूब का चैनल आप उससे उसको क्लिक करें, उसके अंदर सेल टैक्स की भी कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम कोशिश करेंगे कि वो भी आप तक पहुंच जाए जी। नेक्स्ट है जी यासीन मेमन कह रहे हैं इफ पर्सन रजिस्टर्ड इन जुलाई 2019, ठीक हो गया, एंड रिसीव नोटिस फॉर फाइल रिटर्न फ्रॉम 2014 टू 18। यासीन मेमन साहब बात ये हो रही है कि इंडिविजुअल देखें, कोई बंदा जब अपना एनटीएन लेता है, इवन आज भी अगर ले, तो अब मसला ये है कि पिछले 5 साल तक ना वो आपको नोटिस दे सकते हैं और इंडिविजुअल से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है वो पहले कुछ ना कुछ तो करता होगा। अगर उस पर लॉ एप्लीकेबल नहीं था तो रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर एप्लीकेबल है तो 114 सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। यासीन साहब अगर आपको आवाज़ आ रही है तो 114 सेक्शन आप पढ़ेंगे। अगर उस पर लॉ अप्लाई होता था, रिटर्न फाइल करनी थी, तो फिर आपको करनी पड़ेगी। 14 अब पता क्या, अब मसला वैसे तो 14 टाइम बार्ड हो गया, लेकिन वो तब है अगर आपने रिटर्न फाइल की हो। अब चूंकि आपने रिटर्न फाइल नहीं की, इसलिए वो 14 से लेके 18 तक की वो तमाम रिटर्न आपसे मांग रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आपकी कोई एओपी या कंपनी नहीं बनी है तो उसको वो बैक डेट पे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब बंदा तो एग्जिस्ट करता था ना जी, पैदा जो हो गया अब, तो उसने कुछ ना कहीं से तो अपने, जैसे स्टूडेंट है, अनएम्प्लॉयड बंदा है, पेंशनर है, रिटायर्ड पर्सन है, कुछ भी है, तो 114 सेक्शन आप चेक करें। अगर आपके ऊपर अप्लाई होता है या जिसका भी आप नाम ले रहे हैं वो उन पे अप्लाई होता है या टैक्स पेयर पे अप्लाई होता है, तो आपको कंप्लायंस ऑफ लॉ करनी पड़ेगी। तो ये यासीन मेमन साहब, ये आपके सवाल का जवाब था। अगर आपको मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें। फिर मैं आगे की तरफ चलता हूँ जी। आरिफ अकबर साहब हमारे साथ, हम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। इलेक्ट्रिक POL supplier, electric pole supplier made and supply to residential society owner. So is this transaction fall to end consumer in sale tax 17% or it will be charged on 20%? देखें बात ये है आरिफ अकबर साहब, असल में ये होता है कि वो चीज़ जो आगे पास हो ना होनी हो, ठीक है, और उसकी प्राइस का कोई इफेक्ट ना पड़ता हो। अब आपने रेजिडेंशियल सोसाइटी को सप्लाई की है तो रेजिडेंशियल सोसाइटी तो आगे फिर बना के लोगों को चीज़ें देगी, वो तो चार्ज करेगी। फाइनल कंज्यूमर का ये मतलब होता है कि उसके आगे उसने पास ऑन नहीं होना। इसको ज़रा इस कॉन्टेक्स्ट में देखें। अगर तो आप उस बंदे को कर रहे हैं, जैसे मेरा घर है, मैं आपसे चीज़ ले लेता हूँ और मैंने आगे बेचना नहीं, अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फाइनल कंज्यूमर उसको कहा जाता है। अब आपकी इस कॉन्टेक्स्ट में रेजिडेंशियल सोसाइटी को आप चेक करें, वो तो मतलब कंस्ट्रक्शन करके अगर दे रही है तो फिर वो फाइनल कंज्यूमर नहीं है, वो तो ज़ाहिर बात है ट्रेड कर रही है। तो आरिफ अकबर साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। यासीन मेमन साहब ने ओके कर दिया, चले जी, अच्छी बात हो गई जी। आरिफ अकबर साहब अगर ओके हो गया हो तो आप इसको ओके कर दें जी। इधर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी लाइव हमारे साथ कर सकता है जी। मीट पे भी मैंने लिंक दे दिया जी, ताकि लोगों को अगर कोई लाइव आके करना चाहता है तो वो भी कर सकता है जी जनाब। अच्छा, अब ये तो पॉइंट्स आरिफ अकबर साहब, अभी तक आपने मुझे ओके नहीं किया, इसको ज़रा चेक कर लें। नेक्स्ट मैं जो शेयर कर रहा था, जो डिफरेंट नोटिस हैं, नंबर 1 उसमें मैं पहले दे रहा हूँ जी। एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। देखें, इस पे बात थोड़ी सी मैंने करनी है। होता ये है कि
जी, आरिफ अकबर साहब ने ओके कर दिया, चले जी, अच्छी बात होगी, बहुत बेहतर हो गया। अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा हो तो आप दूसरे लोगों को भी कहें जी हमारे साथ आए, इसमें शेयरिंग करें हमारे साथ, अपने अपने और हमारे नॉलेज को जितना भी बेहतर कर सकते हैं उसको बेहतर करें, ताकि तमाम लोगों को फिर इसमें बेनिफिट पहुंचेगा। अच्छा जी, अब मैंने जैसे बताया अभी ये वीडियो लाइव यूट्यूब पे भी जा रही है और मीट के ऊपर हमने अपने गूगल के अंदर अब दे दिया, अगर कोई लाइव आना चाहे तो आके वो क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, अब मैं 147 सेक्शन की बात कर रहा था, उसमें यह है कि एडवांस टैक्स जो है वो टैक्स पेयर को पे करना होता है। इसका अब इसको एडवांस टैक्स इसलिए कहा जाता है, कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आपको इसको समझने और रिटेन करने में आसानी रहे और अप्लाई करने में भी रहे। सबसे पहले बात यह है कि अगर आपके पास होता यह है कि रिटर्न अभी फाइल नहीं होती, उसके पहले वक्त से पहले, ईयर एंड से पहले ही आप एडवांस टैक्स क्वार्टरली बेस पे हुकूमत को यानी एफबीआर को आप जमा करवाते हैं, जो अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अच्छा, अब उसमें क्या है, क्वार्टरली बेस है, 3-3 माह का टैक्स जो है वो एडवांस बेसिस पे जमा किया जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये अलग है और जो बाद में पे करना है वो अलग है। अल्टीमेटली ये टैक्स आपकी जो भी टैक्स आपका विद रिटर्न टोटल बनेगा, जो चार्जेबल होगा, उसके अगेंस्ट ये माइनस किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है, ये अगर आप नहीं पे करेंगे तो आपको 12% पर एनम के हिसाब से डिफॉल्ट सरचार्ज पड़ेगा। लेकिन इसमें एक छूट दी गई है कि अगर आप एक्चुअल टैक्स का 90% तक भी जमा करवा देंगे तो तब आपको इस पे फर्दर जो एडिशनल पहले जो टैक्स था उसका नाम अब जो डिफॉल्ट सरचार्ज है वो आपको नहीं पड़ेगा। बाकी जो एफटीआर के केसेस है, सैलरी के केसेस हैं, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। और जहाँ ये एप्लीकेबल या जहाँ 10 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअल की इनकम ना हो टैक्सेबल, तो तब भी नहीं अप्लाई होता। तो जहाँ एप्लीकेबल है वहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे और आप पेमेंट करेंगे। और इसके बगैर एक और चीज़ है कि अगर आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट अगर आप एंटाइटल्ड हैं, उसकी कंडीशन मेट करते हैं, तो इसको एडवांस टैक्स को पे किए बगैर आप जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट वो आपको इशू नहीं करेंगे जहाँ आप एंटाइटल्ड होंगे। चलें, ये तो पहला था जी एक 147 सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात मैंने आपसे जो थी शेयर करनी थी। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है जी मेरा, वो होगा जी नोटिस अंडर सेक्शन 114 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जी, ये दूसरा जी मेरे पास जो 114 का आपको नोटिस जो इशू होगा, उसमें यह है कि जिन लोगों ने रिटर्न नहीं फाइल की या वो ऑब्वियसली लेट हो गए हैं या टाइम नहीं लिया गया, तो उस सूरत में उन्होंने 114 का नोटिस एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू और आईआरआईएस पे और फिजिकल भी कोशिश कर रहे हैं हर तरफ से उस बंदे तक या उसके जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव तक, ऑब्वियसली जो प्रॉपर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है सब तक वो चीज़ पहुंचे ताकि वो अपनी कंप्लायंस जो है उसकी करें। अब क्योंकि आपको पता है एनटीएन होल्डर बहुत ज़्यादा है, वैसे तो आबादी माशाल्लाह काफ़ी है पाकिस्तान की, लेकिन उसमें क्वेश्चन ये आ रहा है कि रिटर्न उस हिसाब से इनकम टैक्स ही वो नहीं आ रही है। सेल टैक्स में तो चले किसी हद तक चीज़ों में बिल्ट इन भी हो जाता है, जैसे आपकी गैस है, बिजली है, गाड़ियाँ हैं, जो प्रिंटेड प्राइसेस हैं, जो पैक्ड चीज़ें हैं, उन पे तो सेल टैक्स बिल्ट इन होके आया होता है। लेकिन इनकम टैक्स में ये है कि तादाद इतनी ज़्यादा होने के बावजूद, एनटीएन होल्डर में होने के बावजूद भी रिटर्न्स की कंप्लायंस जो है वो इतनी ज़्यादा कोई है नहीं, जो कि अब थोड़ी सी पहले से बेहतर हो रही है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जाएगा तमाम दोनों के लिए, टैक्स पेयर के लिए भी और टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी। और अच्छा, ये तो था जी 114 के, आपको अगर एक नोटिस आ जाता है तो आपको चेक ये करना है कि क्या मुझे इनकम टैक्स लॉ रिक्वायर करता है कि मैं अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल करूं। देखें, अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आना चाहते हैं तो रिटर्न फाइल करना लाजमी होगा, उसके बगैर आप एटीएल की लिस्ट में, एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आ सकते। और डबल टैक्स होगा जब भी जो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन आप करेंगे। ये कुछ पॉइंट थे 114 से रिलेटेड। उसके अलावा 114 में ये भी है कि किन लोगों को रिक्वायर्ड है कि वो रिटर्न लाजमी फाइल करें। उसमें एक लंबी लिस्ट है, मैं कुछ शेयर कर देता हूँ। जैसे कंपनी को, वेलफेयर इंस्टीट्यूट को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, या आपके पास 1000 सीसी की गाड़ी है, या आप एनटीएन होल्डर है, या पिछले 2 साल में टैक्स लगा है,
या आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं, या आपका रेजिडेंशियल जो बिल है वो स्पेसिफाइड अमाउंट उन्होंने दी हुई है, उस कमर्शियल का या रेजिडेंशियल दोनों में से कोई एक दिया हुआ है, वो मेरा हाल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल है, 5 लाख से ज़्यादा हो जाए 1 साल में उसकी लिमिट है जी, तो फिर आप उसके अंदर आपको रिटर्न फाइल करना लाजमी होगा। अगर आपकी बिजनेस इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है टैक्सेबल, या 4 लाख से कम है, तब भी आपको रिटर्न फाइल करना लाजमी होगा। शेख शाह बेग साहब कह रहे हैं सर जी एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच जी। शाह साहब कोई सवाल हो तो बेग साहब वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक मैक्सिमम रसाई हो, और लोगों के लिए और अपने लिए भी ओबियसली उनकी दुआओं से आसानी पैदा हो। जी जनाब, ये मेरा था जी दूसरा पॉइंट जो 114 सेक्शन था, जो आपको चेक करना है कि आपको उसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, क्योंकि उस पर अगर आप पे एप्लीकेशन है तो आपको करना पड़ेगा, और अगर आप पे वो एप्लीकेबल नहीं होता तो फिर ऑब्वियस है, फिर इतनी कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, फिर उसका जवाब आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी मेरे पास नोटिस, नेक्स्ट है जी नोटिस अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जी नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास जो है वो 176 का नोटिस है, जो काफ़ी ज़्यादा नोटिस लोगों को इशू हो गए हैं। अब जिन लोगों ने नील की रिटर्न फाइल की है या प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, ज़्यादा उनको ये नोटिस इशू हुए हैं। अदरवाइज भी हैं कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, आपने जो भी गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, जो भी इन्वेस्टमेंट की है, जो भी उस कॉन्टेक्स्ट में नोटिस होगा, तो वो पैसे आपने जनरेट किए कैसे किए। देखिए पाकिस्तान में सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, पैसा कहाँ से आया। उसके बाद जो आप अर्न करेंगे उस पर जो एप्लीकेबल टैक्सेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। ये दो मेन चीज़ें जो है इसको जेन में रखिएगा, उसके बगैर आप प्रॉपर तरीके पे काम नहीं कर सकेंगे। अच्छा चले, अब 176 में दे हैव कमिश्नर इन रेवेन्यूज हैविंग द पावर टू रिक्वायर, किसी भी बंदे से, किसी भी टैक्स पेयर से अगर वो प्रॉपर्टी एक्वायर करता है या थर्ड पार्टी से आपने ट्रांजैक्शन की है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो आपसे ले सकते हैं। इसका स्कोप ज़रा लिमिटेड होता है, तो लेकिन वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। अगर आप इसकी कंप्लायंस नहीं करेंगे तो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन फिर अपनी जगह पे होगी, जो कि 182 सेक्शन और 191 से ऑनवर्ड जो प्रोसिक्यूशन है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। सो इसकी कंप्लायंस ज़रूर लीगल नोटिस की करें, ताकि कल को आप नॉन कंप्लायंस टैक्स पेयर के तौर पर ट्रीट ना किए जाए। अच्छा, अब ये तो थे जी 2 पॉइंट। अब मैं तीसरे, इससे पहले के फर्दर क्वेश्चन आए, मैं तीसरे पॉइंट की तरफ चलता हूँ जी। तीसरा पॉइंट मैं लिख देता हूँ जी, वो है जी नोटिस अंडर सेक्शन 161 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जी ये थर्ड पॉइंट है जी। आपको मैं शाहिद महमूद साहब का सवाल पहले लेता हूँ जी। ऑब्वियसली मेंबर्स के लिए प्रेफरेंस पहले है जी, मैं तो बाद में भी कर लूँगा। वो कहते हैं, शाहिद महमूद कह रहे हैं, माई सेल टैक्स ऑडिट फॉर द टैक्स ईयर 2015 इज अंडर प्रोसेस एंड न्यू नोटिस रिसीव्ड फॉर सेल्स टैक्स ऑडिट फॉर द टैक्स ईयर 2017, शुड आई ऑडिट फॉर बोथ ईयर्स। शाहिद महमूद साहब, बात ये हो रही है कि सेल टैक्स में ना एक क्लॉज आया था, एक सेक्शन है 25 के अंदर ही मेरे ख्याल उन्होंने लिखा हुआ है, या उसका रेलिवेंट एग्जम्पशन का जो क्लॉज है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपको 1 साल का ऑडिट हो तो फिर अगले 2 साल तक आपका ऑडिट नहीं हो सकता। इसको ज़रा आप चेक कर लें, अगर आप उसके अंदर फॉलो करते हैं, ठीक है, तो फिर तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज उनके पास ये पावर है कि वो ऑडिट तो आपका कर ही सकते हैं। तो इसको ऑडिट को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लें कि आपका जो ऑडिट है अगर 15 में अगर हो जाता है तो क्या आपको वो क्लॉज बेनिफिट दे रहा है कि आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज वो आपको मेरे ख्याल 25 सेक्शन के अंदर ही शायद लिखा हुआ है, उसको चेक कर लीजिएगा। अगर तो आप उसमें फिट होते हैं, आप उसकी कंडीशन मेट करते हैं, तो फिर तो आप निकल जाएंगे। अदरवाइज फिर आपको दोनों ऑडिट जो है वो कराने पड़ेंगे। शायद में वो सब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। अच्छा जी, अब मैं आगे जा रहा था जी, मेरा था 161 का नोटिस है जी, मैं उस पर बात कर रहा था, वो जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो उसमें अच्छा चले एक और आ गया जी सवाल। आगे क्वेश्चन आ गया जी, इंजीनियर राना हसनैन साहब हैं जी, हमारे साथ पहले भी सवाल करते रहे।
वेलकम जी। अच्छा, इंजीनियर राना साहब कह रहे हैं जी, नोटिस अंडर सेक्शन 120 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अबाउट सबमिशन ऑफ 2014, 15 एंड 16 रिटर्न्स, व्हाट शुड आई डू? इंजीनियर राना साहब, अगर आपको 120 का नोटिस आया है तो उसको गौर से पढ़े। वो आपको वो सबमिशन सबमिशन के लिए अगर नोटिस होगा तो वो 114 का होगा। 120 का मतलब ये है कि आपकी रिटर्न फाइल्ड हो गई है और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब आपको मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ज़रा इस कॉन्टेक्स्ट में देखें जी। आपने कहा फॉर सैलरीड पर्सन है, तो ठीक है राना साहब, इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपकी रिटर्न जो है डीम टू बी ऑर्डर होगी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। इसमें परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि इसको किसी भी चीज़ पे एक्ट करने से पहले आप अपनी लीगल कंसल्टेंट से ओपिनियन ज़रूर ले लीजिएगा। वो बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई दफ़ा इंसान ज़बानी कुछ और कह रहा होता है और पेपर वर्क कुछ और कह रहा होता है। तो मैं तो एक्टिंग ऑन वर्बल आपकी एविडेंस पे जा रहा हूँ। जो आप मुझे कह रहे हैं मैं उसके मुताबिक जवाब दे रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पेपर पे भी ऐसे ही होगा। जी राना साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें। अब मैं 161 के ऊपर बात कर रहा था। उससे उसमें यह है कि देखें, जहाँ जहाँ विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, आप सैलरी में या 153 में 155 में जो पेमेंट्स आप कर रहे हैं, अगर आप विद होल्डिंग एजेंट है तो आपको टैक्स काट के पेमेंट करनी है जहाँ जहाँ एप्लीकेबल। अब अगर आपने, ज़ाहिर बात है, आप जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स पहले जो हाफ ईयरली थी या क्वार्टरली हुई हैं वो आपने फाइल की होंगी, तो उसके अंदर जितने भी टैक्सेस एप्लीकेबल थे आपने काट के उसको काटना भी है और जमा भी करवाना है उसको फोर्टनाइटली बेसिस पे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि फिर स्टेटमेंट फाइल की होंगी आपने। अब उसकी 44(4) रूल है जी, 44 का सब सेक्शन सब रूल 4, उसमें वो रिकन्सिलेशन मांगते हैं कि जी आप बताएं कि आपने ये अकाउंट्स में आपकी फिगर जो है वो आपकी टैक्स की रिटर्न्स के साथ जो या विद होल्डिंग स्टेटमेंट में जो आपने बनाई है उसके साथ कैसे मैच करेंगी, उसकी रिकन्सिलेशन बना के दें। फ़र्ज़ करें जी, राना साहब कह रहे हैं जी थैंक्स, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब सवाल ये हो रहा है, अगर आपने फ़र्ज़ करें 4 करोड़ रुपए की सैलरीज पे की है, उसमें हो सकता है बिलो टैक्सेबल लिमिट वाले काफ़ी हों, तो काफ़ी लोग बिलो टैक्सेबल लिमिट को रिपोर्ट नहीं करते। तो फिर क्या होता है कि आपकी जो अकाउंट्स के अंदर 4 करोड़ रुपये आ रहा है, लेकिन जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट है वहाँ हो सकता है 10 मिलियन सिर्फ आ रहा हो। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए आप उसकी रिकन्सिलेशन फिर देंगे कि जी ये कैसे आपस में ये रिकनसाइल हुआ और क्यों हमने उसके अंदर, वैसे तो विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स में बिलो टैक्सेबल लिमिट वाले भी रिपोर्ट करने चाहिए। तो ये ज़रा 161 से कनेक्टेड क्वेश्चन था, इसको ज़रा ज़हन में रखें और इसके मुताबिक जो है फिर आप उसकी रिकन्सिलेशन बना के उनको दें। जी ये मेरा 161 से कनेक्टेड था। ये मेरे टोटल हो गए जी 3 पॉइंट्स थे। अब मेरा 4th पॉइंट आपकी तरफ आ रहा है जी, वो कनेक्टेड है जी आपका ऑडिट प्रोसीडिंग्स क्लोजर। प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 214 डी 14E of the income tax ordinance 2001। जी ये 4th पॉइंट है जी, मेरा आपके सामने है। बेसिकली ये कनेक्टेड है कि क्लोजर ऑफ ऑडिट है। उसमें एक स्पेसिफाइड तरीका बताया गया है कि इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको 214D की जो सिलेक्शन हुई है वो क्लोज कर देंगे। अब इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ज़हन में रखने वाली, वो है कि इसके अंदर ये FBI के पास ये पावर अवेलेबल है कि वो किसी भी केस को, प्रोसीडिंग को इनिशिएट किए बगैर, मतलब किया तो है उन्होंने, उनके उसको अगर उन्हें लगता है कि इसमें कोई इशू नहीं है तो वो उसकी ऑडिट प्रोसीडिंग क्लोज कर सकते हैं। इसका 214E का जो सब सेक्शन 3 आप पढ़ेंगे तो उस 3 और 4 या होगा, उसके अंदर ये दिया हुआ है कि वो इसकी प्रोसीडिंग को एक्सेप्ट करके तो वो क्लोज कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऑडिट की प्रोसीडिंग क्लोज हो गई है, वो 15, 16 या 17 जो भी साल है या 14 का है, तो फिर आप उसको उसके मुताबिक जो है उसको एक्सेप्ट कर ले और इसमें फर्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। जी जनाब, ये मेरा 4th पॉइंट था। लेकिन अगर वो इनिशिएट हुई हुई है और अभी चल रही हैं तो फिर आपको ज़ाहिर बात है, अगर आपको 170 लगा हुआ है या 122 लगा हुआ है, 121 है या अदरवाइज आपको 214C लगा हुआ है, तो वो ऑडिट अपनी जगह पे रहेंगे।
ये बेसिकली 214 था, जो जो आपका ऑटोमेटिक सिलेक्शन थी लेट फाइलिंग की वजह से या नॉन फाइलिंग की वजह से, उनसे रिलेटेड ये पॉइंट बेसिकली आपका था जी, जो क्लोजर ऑफ ऑडिट का था। लेकिन इसमें एक्सेप्ट करके भी एज इट इज उन्होंने काफ़ी केसेस को बाहर निकाला है जी जनाब। ये चौथा था जी। फिफ्थ पॉइंट मैं आपकी तरफ ला रहा हूँ, वो है जी नोटिस। नोटिस जी, फिफ्थ पॉइंट भी हम शेयर करने जा रहे हैं। नोटिस अंडर सेक्शन 182 of the income tax ordinance 2000 जी। ये आपका वन, ये जो फिफ्थ है जी आपका नोटिस अंडर सेक्शन 182 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसमें बात ये हो रही है कि पेनल्टी के नोटिस उन्होंने साथ ही इशू कर दिए जिन लोगों ने टाइम नहीं लिया या जिनको नहीं मिला या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया या रिटर्न जिन्होंने अभी तक फाइल नहीं की विदाउट टाइम टेकिंग, तो उनके लिए 182 का जो नोटिस है वो आ गया है। अब उसके ऊपर ज़ाहिर बात है आप लोगों को कंटेस्ट करना पड़ेगा कि जी ये मेरे पास रीजनेबल एक्सक्यूज़ क्या था, इसमें लॉस ऑफ रेवेन्यू नहीं था, इसमें ये डायरेक्ट ये मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है ये जो सेक्शन है 182 का। फिर पेनल्टी का मतलब डिटरेंस होता है, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना नहीं होता। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसको कवर करके तो फिर आप 182 पे कंटेस्ट करेंगे। अब आप इसको जब अपील में जाते हैं, या हो सकता है वो 182 की प्रोसीडिंग भी ड्रॉप कर दे, और अगर आपको लग गया टैक्स तो फिर आप उसकी ज़ाहिर बात है प्लीड आप करेंगे, इसके मुताबिक आपको कमिश्नर अपील के पास या ट्रिब्यूनल तक फिर आगे जाके या पॉइंट ऑफ लॉ पे आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको कंटेस्ट करना पड़ेगा जनाब। ये 5 थे जी, छठा पॉइंट आ रहा है जी। अच्छा जी, अब जी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर करें जी। मैं इसमें मीट में भी मैंने लाइव दिया हुआ है, अगर कोई आना चाहता है तो क्वेश्चन अपना टाइप कर दे। ये वीडियो हम लाइव शेयर कर रहे हैं जी, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं लिंक फिर दोबारा दे देता हूँ। ये लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ जी यूट्यूब का, और मीट वाला तो मैं ऑलरेडी ऊपर शेयर कर चुका हूँ, मैं दोबारा फिर कर देता हूँ। जी शायद महमूद साहब कह रहे हैं जी ओके हो गया, चले अच्छी बात है जी। हेलो जी रियाज साहब, मैं ना आधे घंटे तक आपसे बात करता हूँ। नहीं, आपको मैंने 2 नंबर दिए हैं ना। एक नंबर मैंने आपको दिया है 0333 वाला, वो इजी पैसा है, और मोबी का है 0300 सेम नंबर में। आप दोनों पे ट्राई नहीं, इस पे करने बड़ा आसान है, ये भी सिंपल है। अगर ना हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चले ओके ओके, अल्लाह हाफिज जी। उन्होंने शायद महमूद साहब ने ओके कर दिया जी। मोहम्मद इसरारुल हक साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम कह रहे, वालेकुम अस्सलाम जी। होप यू आर डूइंग वेल, थैंक यू जी। कह रहे ए रेजिडेंट सैलरी पर्सन इज आल्सो वांट टू स्टार्ट ए ऑटो स्पेयर पार्ट्स बिजनेस बट मेन सोर्स इज सैलरी इनकम। ठीक हो गया। इज बिजनेस रजिस्ट्रेशन नेसेसरी एंड हाउ इट विल बी शोन इन रिटर्न। देखिए इसरारुल हक साहब, उसकी ज़ाहिर बात है आपको बिजनेस तो ऐड करना ही पड़ेगा। अब उस पर सेल टैक्स एप्लीकेबल है वो भी आएगा, और अगर आप पे इनकम टैक्स है तो उसमें भी आएगा। ये तो आप प्रोफाइल आपको पता बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, इसके बगैर तो फिर आप बिजनेस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऐड कराएंगे, उसको कवर करेंगे, और ज़ाहिर बात है अब ऑटो का बिजनेस आप करेंगे स्पेयर पार्ट्स का, तो ज़ाहिर बात है फिर प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना पड़ेगा, और उसको सैलरी इनकम में टैक्सेबल में ऐड करके जो भी फिर टैक्स बनेगा, मिनिमम टैक्स या जो भी बनेगा, वो फिर आपको नॉर्मल लॉ में टैक्स देना पड़ेगा। तो मोहम्मद इसरारुल हक साहब, बाकी चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं, चेक करनी पड़ती हैं, उसके मुताबिक फिर पता चलता है कि कितना टैक्स बनेगा और कैसे बनेगा। बहरहाल NTR के अंदर फ़िलहाल ये कवर होगा, और उसके अंदर जाकर ये टैक्स पे करेगा। अगर आपको इसरारुल हक साहब जवाब मिल गया हो तो उसको ओके कर दीजिएगा। बाकी ये लिंक मैं भेज रहा हूँ जी मीट का, अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहे
तो इसके ऊपर आके वो इस लिंक के ऊपर आके, और उधर से यूट्यूब का भी मैंने दे दिया है, उसको वो यूज़ कर सकता है। जी जनाब, अभी तक जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मज़ीद अगर कोई और हो तो वो अपने साथ शेयर करें। अच्छा, इसमें अब क्योंकि 30 मिनट का सेशन होता है, कोशिश हम करते हैं कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर जितने क्वेश्चन आ सकें उसको एंटरटेन कर सकें। तो मुझे उम्मीद है जी तमाम लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा होगा, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जब भी टाइम मिलेगा आपके साथ इसकी शेयरिंग करते रहेंगे। अब आप मुझे इजाज़त दें, आज तक इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।